हेलो, टॉपिक इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स का क्या करना है, रिडम्पशन करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि डिबेंचर्स क्या है। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन है। क्या है? डिबेंचर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन है। इस लोन की क्या करनी है? रीपेमेंट करनी है। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट करना और डिबेंचर्स का मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन, यानी कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन की क्या करनी है? रीपेमेंट करनी है। अब कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया कहाँ से है? कंपनी ने पब्लिक से लॉन्ग टर्म लोन को रेज किया है। अब कंपनी क्या करेगी? कुछ टाइम पीरियड के बाद, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी इस लोन की इन डिबेंचर्स की क्या करेगी? रीपेमेंट करेगी, भुगतान करेगी। तो आज अपने को यही पढ़ना है कि एक डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैसे करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके कौन से मेथड हैं। यानी कंपनी ने पब्लिक से लॉन्ग टर्म लोन लिया था, उस लोन को रीपेमेंट करना कंपलसरी है। कंपनी उस लोन की रीपेमेंट करेगी, लेकिन किस मेथड के थ्रू करेगी और उसकी क्या प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडम्पशन का मतलब क्या है। डिबेंचर्स की अमाउंट, इन डिबेंचर्स की अमाउंट, ये डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स कंपनी के एज ए लॉन्ग टर्म लोन है। तो डिबेंचर्स की अमाउंट का डिबेंचर्स होल्डर को क्या करना है? रीपेमेंट करना है। डिबेंचर्स की अमाउंट को, डिबेंचर्स मतलब लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स की अमाउंट को डिबेंचर्स होल्डर को रीपेमेंट करना है। यानी मान लो कंपनी के अंदर एक मिस्टर ए है, यानी एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कंपनी को लोन दिया है। लोन क्या है? लोन एज ए डिबेंचर्स, यानी कंपनी ने सबसे पहले डिबेंचर्स को इशू किया। उस पर्सन ने उन डिबेंचर्स को क्या कर लिया? परचेज कर लिया और उसके बदले में कंपनी को एक लमसम अमाउंट दे दी, एक फिक्स अमाउंट दे दी। मान लो उसने 10 लाख रुपए को लोन दिया है, तो ये 10 लाख रुपए क्या है? 10 लाख रुपए कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ये कंपनी को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट करनी है। तो ये 10 लाख रुपए क्या है? कंपनी के डिबेंचर्स हैं। आप बोलोगे इनको डिबेंचर्स क्यों बोलते हैं, इनको लोन क्यों नहीं बोला गया? देखो, डिबेंचर्स और लोन में फ़र्क है। हालांकि जो डिबेंचर्स है वो एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन ही है, लेकिन उसको हमने लॉन्ग टर्म लोन में कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लेते किसी पर्सन से, किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से, तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। एक लमसम अमाउंट ले लेते उधार के तौर पर। लेकिन कंपनी डिबेंचर्स के लिए क्या करती है? अपने डिबेंचर्स पब्लिक में इशू करती है। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, ऐसे कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर्स को इशू करने पर जो पर्सन डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं वो पर्सन कंपनी के डिबेंचर्स होल्डर कहलाते हैं, और जो पर्सन डिबेंचर्स होल्डर हैं वो कंपनी को कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं और कंपनी उनको एक रिटर्न स्टेटमेंट देती है। उस रिटर्न स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक लिखित दस्तावेज होता है, एक प्रूफ होता है। वो प्रूफ किसके पास होता है? वो प्रूफ इन डिबेंचर्स होल्डर के पास होता है। तो डिबेंचर्स होल्डर और लॉन्ग टर्म लोन है ये एक तरीके का लोन ही, लेकिन क्या है, ये अदर जो लोन होते हैं उनसे थोड़ा डिफर है, क्योंकि इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट है कंपनी की, उसके ऊपर कॉमन सील लगी होती है और ये सारा काम एक प्रोसेस के थ्रू होता है। अब देखो, कंपनी जब भी डिबेंचर्स को इशू करती है तो एट पार वैल्यू पर, एट प्रीमियम वैल्यू पर और एट डिस्काउंट वैल्यू पर क्या कर सकती है? अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। यानी एक डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर की क्या है? फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपये है। उस डिबेंचर को 100 रुपये में भी इशू कर सकती है एट पार। अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स को 120 में इशू करती है, एट प्रीमियम पर इशू किया है। अगर 100 रुपये वाले डिबेंचर्स को 80 रुपये में क्या करती है? इशू करती है, तो कंपनी ने डिबेंचर्स को एट डिस्काउंट पर इशू किया है। लेकिन एक कंपनी जब इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है, जब इस लॉन्ग टर्म लोन की रीपेमेंट करती है, तो सिर्फ एट पार वैल्यू और एट प्रीमियम वैल्यू, यानी एक डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो उसको या तो पार पर रिडीम कर सकती है और फिर प्रीमियम पर रिडीम कर सकती है। आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देती हूँ। आपका एक दोस्त था, मान लो मिस्टर बी एक दोस्त था। आपके दोस्त ने आपको कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। तो मिस्टर बी क्या बोलता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद या तो मेरे 100 रुपये दे देना,
या फिर उसके ऊपर कुछ अमाउंट बढ़ा के दे देना। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर बी बोलता है कि आपने 100 रुपये का लोन लिया है लेकिन आप मेरे को 80 रुपये ही दे देना? ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी कोई पर्सन अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से लेस नहीं करेगा। वो बोलता है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट देने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस प्रिंसिपल अमाउंट की ही रीपेमेंट कर देना। अगर आपके पास एक्सेस देने के लिए कुछ है तो आप 100 की जगह क्या दे सकते हो मेरे को, या तो 100 रुपये दे देना या फिर 100 की जगह क्या है 120 रुपये दे देना। अगर 100 का लोन लिया और 100 ही वापस कर दिए तो क्या है, कैसे रिडीम किया है, कैसे रीपेमेंट की है लोन की? एट पार वैल्यू पर। अगर 100 रुपये का लोन लिया और 120 रुपये रीपेमेंट कर दी, यानी लोन की रीपेमेंट किस वैल्यू पर हुई है? एट प्रीमियम वैल्यू पर। तो मैं यही कह रही थी, अगर कंपनी इन डिबेंचर्स होल्डर को जब रीपेमेंट करती है डिबेंचर्स की, तो या तो एट पार वैल्यू पर और या फिर एट प्रीमियम वैल्यू पर इनको रिडीम कर सकती है। नेक्स्ट है अपने पास रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब एक कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसी टाइम जब डिबेंचर्स को कंपनी इशू करती है उसी टाइम क्या कर ले जाते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन प्रोविज़न बना लिए जाते हैं कि इन डिबेंचर्स को किस टाइम पीरियड के अंदर रिडीम कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? विद इन 10 ईयर्स एक नॉर्मल कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देगी। ये कंपनी के ऊपर एक तरीके का बाउंडेशन है, कंपनी के ऊपर एक तरीके की पाबंदी है। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी अगर एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वर्किंग में है और उस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो वो कंपनी विद इन 30 ईयर्स इन डिबेंचर्स की क्या कर देगी? रीपेमेंट कर देगी। नॉर्मल कंपनी है, विद इन 10 ईयर्स इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, विद इन 30 ईयर्स इन डिबेंचर्स की क्या कर देगी? रीपेमेंट कर देगी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि डिबेंचर्स की रिडम्पशन कंपनी जब चाहे मन करे तब कर दे, नहीं। कंपनी एक्ट के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड दिया गया है कि 10 ईयर और 30 ईयर। अब देखो, जब भी कंपनी डिबेंचर्स होल्डर को उनकी डिबेंचर की अमाउंट क्या करती है? रीपेमेंट करती है। क्या करती है? रीपेमेंट करती है। तो उस टाइम पर 2 एंट्री की जाती है। पहली है ड्यू की एंट्री, अमाउंट ड्यू ऑन डिबेंचर। जब क्या होगी? जब रिडम्पशन के ऊपर अमाउंट ड्यू होगी, एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर। और जब इस अमाउंट का पेमेंट कर देंगे, किसको करेंगे? डिबेंचर्स होल्डर को। एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने अब तक क्या बताया कि कंपनी को क्या करना है? कंपनी को डिबेंचर्स की रीपेमेंट करनी है, यानी लॉन्ग टर्म लोन की रीपेमेंट करनी है। तो रीपेमेंट हमेशा या तो एट पार वैल्यू पर होती है और या फिर एट प्रीमियम वैल्यू पर होती है। लेकिन डिबेंचर्स को इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों पर कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 10 ईयर्स है नॉर्मल कंपनीज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए क्या है? विद इन 30 ईयर डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना कंपलसरी है। डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने पर 2 एंट्री होती हैं। ये है जब कंपनी के डिबेंचर्स की रिडम्पशन पर अमाउंट ड्यू होती है। ये है जब उस अमाउंट का डिबेंचर्स होल्डर को रीपेमेंट कर देते हैं। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन, यानी कंपनी जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है उस टाइम प्रोसेस क्या होती है। यानी कंपनी के अंदर जब डिबेंचर्स को इशू किया था और जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने की लास्ट पेमेंट कर देते हैं किनको? डिबेंचर्स होल्डर को। वहां तक की प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन, सबसे पहले कंपनी के अंदर डिबेंचर्स का रिडम्पशन तो तब करेंगे जब डिबेंचर्स को इशू किया होगा। यानी अगर कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है तो कंपनी रिडम्पशन कब करेगी? जब कंपनी ने उन डिबेंचर्स को इशू किया होगा। तो सबसे पहली प्रोसेस है इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहली कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर्स को इशू करेगी। अब इसके बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया, इससे जो लास्ट वीडियो थी वो इशू ऑफ डिबेंचर्स की है, उसमें मैंने पूरी तरीके से टोटली इशू ऑफ डिबेंचर्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये चीज आप वहां से देख लेना।
देखो नेक्स्ट क्या है, अब है क्रिएट DRR। अब ये DRR क्या है? सबसे पहला स्टेप है डिबेंचर्स को इशू करना। डिबेंचर्स को इशू करने के बाद अब सेकंड स्टेप आता है कि कंपनी के डिबेंचर्स के रिडम्पशन का टाइम आ गया है। कंपनी के इन इश्यू किए हुए डिबेंचर्स की रिडम्पशन का टाइम आ गया है, और रिडम्पशन के टाइम आने से कुछ टाइम पहले क्या क्या ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, कहां पर? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है कि क्रिएट DRR, यानी कंपनी क्या क्रिएट करेगी? कंपनी DRR बनाएगी। अब DRR कोई घर का नाम नहीं है, DRR किसी हाउस का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। अब देखो DRR क्या है? डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। अब ये रिजर्व कंपनी क्यों क्रिएट करती है? सबसे पहले तो ये देखो कि एक कंपनी DRR क्यों बनाती है। DRR तब बनाया जाता है जब एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के टाइम के पास में है बिल्कुल। तो सबसे पहले देखो कि डिबेंचर्स के समय अगर कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस ना हो, इसलिए कंपनी पहले से ही DRR बना लेती है। DRR एक तरीके का रिजर्व है। DRR क्या है? DRR कंपनी के द्वारा बनाया गया एक तरीके का रिजर्व है, जिसमें कंपनी कुछ अमाउंट को सेफ रख लेती है। जैसे आप गुल्लक के अंदर कुछ अमाउंट अलग से रख लेते हो कि अगर कभी इन फ्यूचर इमरजेंसी हुई तो हम इस गुल्लक की अमाउंट को यूज कर सकते हैं। वैसे ही कंपनी क्या करती है, इन डिबेंचर्स की रीपेमेंट करने के लिए अगर कंपनी को इन फ्यूचर अनसर्टेनिटी दिख रही है, अगर कंपनी को लग रहा है कि अगर जब रिडम्पशन किया जाएगा डिबेंचर्स का, उस टाइम मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस हो ना हो, इस अनसर्टेनिटी के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने के लिए DRR बनाती है, एक रिजर्व क्रिएट करती है। क्यों बनाया जाता है DRR? रिडम्पशन के समय किसका रिडम्पशन होना है? डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स के रिडम्पशन के समय कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस हो या ना हो, इसलिए कंपनी इस अनसर्टेनिटी के चक्कर में एक DRR, एक रिजर्व क्रिएट करती है। अब देखो ये कब बनाते हैं DRR? ये तो नहीं कि कंपनी ने आज डिबेंचर्स इशू किए और आज से ही DRR बनाना शुरू कर दो, नहीं। इससे अगर कंपनी स्टार्टिंग ईयर से ही, मान लो कंपनी ने आज इस डेट से क्या किया है, DRR को, सॉरी, डिबेंचर्स को इशू किया, और अभी से क्या है, उन डिबेंचर्स के लिए DRR क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो कंपनी के जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का रिजर्व है, और रिजर्व कहाँ से बनते हैं? कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में से रिजर्व को बनाया जाता है। इसलिए कंपनी इन DRR को जब डिबेंचर्स को इशू करती उस टाइम पर नहीं बनाती, बल्कि जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना होता है उस टाइम पीरियड के पास से बनाना शुरू करती है। अब देखो क्रिएट DRR, देखो रिडम्पशन से पहले ध्यान से देखना, ये वाली कैलकुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन से पहले जो 31 मार्च आती है, रिडम्पशन से पहले कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन किसी एक फिक्स डेट को होता है। रिडम्पशन से पहले जो 31 मार्च आएगा उस पर कंपनी क्या बनाती है? उस पर कंपनी DRR बनाती है। DRR कब बनते हैं? कंपनी का जो, जब कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है, रिडम्पशन कर रही है उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगा, उस 31 मार्च को क्या बनता है? DRR बनता है। आप बोलोगे 31 मार्च को तो कंपनी अपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है। जी हाँ, जिस दिन कंपनी अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करती है उसी दिन DRR बनाया जाता है। अब देखो रिडम्पशन से पहले जो 31 मार्च आएगा उस पर कंपनी DRR बनाती है। DRR की फुल फॉर्म क्या है? डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। अब ये DRR किस अमाउंट का बनता है और कितनी परसेंटेज है? अब ये तो नहीं 10 लाख का DRR बना लिया, 25 लाख का DRR बना लिया, नहीं। DRR को क्रिएट करने की एक स्पेशल रेट है। वो कितनी रेट है? 10%। ये मैंने रेट कोई अज्यूम नहीं की है, बल्कि ये DRR क्रिएट करने की एक रेट है, यानी DRR की रेट है 10%। 10% ऑफ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। मैंने यहाँ पर फेस वैल्यू लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर फेस वैल्यू ही क्यों लिया? कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 100 रुपए। अगर उसको इशू किया है 120 में, अगर उसको इशू किया है 100 रुपीज में, 80 रुपीज में, अगर उसको इशू किया है 100 रुपीज में, मैंने यहाँ पर इशू प्राइस नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू लिखा है। जो DRR क्रिएट किया जाता है वो कंपनी की हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर क्रिएट होता है।
कभी भी कंपनी के डिबेंचर्स की इशू प्राइस पर क्रिएट नहीं करते। तो ये एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो डीआरआर बनता है उसकी रेट 10% है, और ये 10% कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर बनता है। अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा कम समझ आएगा, जब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे काफी इजी तरीके से सबको समझ आ जाएगा। देखो, 10% ऑफ फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, यानी जिन डिबेंचर्स को क्या करना है, रिडीम करना है। जिन डिबेंचर्स को रिडीम करना है उन डिबेंचर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू का 10% क्या बनाया जाता है, डीआरआर बनाया जाता है। कब बनाते हैं, जब कंपनी के डिबेंचर्स को रिडीम करना है उससे जस्ट ठीक पहले जो 31 मार्च आता है उस दिन डीआरआर क्रिएट किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो, कंपनी ने 1/4/2020 को क्या किए थे, डिबेंचर्स इशू किए हैं। इशू डेट क्या है, 1/4/2020। इस दिन कंपनी ने क्या किया था, डिबेंचर्स इशू किए थे। कितने अमाउंट के थे, डिबेंचर्स थे 3 लाख रुपए के। 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, 1/4/2020 को कंपनी ने इशू किए थे। ये क्या है, ये इशूड वैल्यू। ये क्या है, ये इशूड वैल्यू है। ये क्या है, इशूड वैल्यू है। मैंने यहाँ पर लिखा था, देखो, इशूड वैल्यू 3 लाख रुपए में एट पार पर क्या किए हैं, एट पार वैल्यू के ऊपर क्या किया गया है, इन डिबेंचर्स को इशू किया गया है। तो अब इस 3 लाख रुपए का, ये 3 लाख रुपए एट पार वैल्यू है, ये प्रीमियम और डिस्काउंट वैल्यू नहीं है। ये 3 लाख रुपए डिबेंचर्स की पार वैल्यू है, यानी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है। इस 3 लाख रुपए का 10% क्रिएट करेंगे। अब कब क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। पहले अभी इतना ही ध्यान रखना है, एक कंपनी ने 1/4/2020 को कंपनी के अंदर से डिबेंचर्स इशू किया। डिबेंचर्स की अमाउंट 3 लाख रुपए थी, बस इतना ध्यान रखो। आफ्टर 3 इयर्स, कंपनी 3 साल के बाद इन डिबेंचर्स को इशू करना चाहती है। आफ्टर 3 इयर्स कब करना चाहती है, 1 जुलाई 2023 को कंपनी क्या चाहती है, इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन चाहती है। अब मैंने बोला था कि रिडम्पशन से ठीक पहले, रिडम्पशन कब हो रहा है, 1 जुलाई 2023 को। इस रिडम्पशन से ठीक पहले जो 31 मार्च आएगी, आप खुद से बताओ 1 जुलाई 2023 से ठीक पहले वाला 31 मार्च क्या होगा, 31 मार्च 2023 होगा। 31 मार्च 2023 जुलाई से तो पहले ही आएगा, तो ये वाला दिन, इस दिन क्या होंगे, इस दिन इस फाइनेंशियल ईयर के क्या होंगे, फाइनल अकाउंट तैयार होंगे। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये 2022 और 23 वाला फाइनेंशियल ईयर है। और इस फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो इस दिन प्रिपेयर होते हैं, 31 मार्च 2023 को। और इसी दिन क्या बनाना होता है, मैंने क्या बोला था, जब कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, उस रिडम्पशन से ठीक पहले जो 31 मार्च आती है, उस 31 मार्च के दिन कंपनी क्या करती है, डीआरआर बनाती है। डीआरआर किस वैल्यू का बनता है, डीआरआर कंपनी के जो डिबेंचर है उनकी फेस वैल्यू का बनता है। कंपनी के डिबेंचर्स को इशू किस वैल्यू पर किया था, 3 लाख रुपए फेस वैल्यू थे, यानी कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट यूज नहीं किया। तो 31 मार्च 2023 को डीआरआर बनाया जाएगा। 3 लाख रुपए किस पर बनता है, डीआरआर फेस वैल्यू पर। कितनी है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का 10% क्रिएट करना है। कितनी अमाउंट आएगी, 30,000 डीआरआर क्रिएट कर दिया। डीआरआर कब क्रिएट हुआ है, जब कंपनी को डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना था, उससे ठीक पहले जो 31 मार्च आती है उसको क्या करेंगे, डीआरआर बनाएंगे। डीआरआर क्यों बनाती है कंपनी, क्योंकि कंपनी को थोड़े टाइम पीरियड के बाद, यानी यहाँ क्या आ गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कंपनी को इन डीआरआर की रीपेमेंट करनी है, रिडम्पशन करना है। उस टाइम पर कंपनी के पास हो या ना हो, कंपनी के पास बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कंपनी क्या करती है, कुछ यानी 31 मार्च 2023 को जब कंपनी के फाइनल अकाउंट तैयार किए गए, यानी जब कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट तैयार किया गया, तो उसमें से एक लमसम अमाउंट 30,000 अलग कर दी। क्यों अलग की है, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर्स का क्या करना है, रिडम्पशन करना है। यानी इन फ्यूचर कंपनी के पास अनसर्टेनिटी को देखते हुए पहले ही कुछ रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। उस रिजर्व को ही क्या बोलते हैं, डीआरआर बोलते हैं। नीचे मैंने लिखा है कि 31 मार्च 2023 को स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे कितनी अमाउंट, 30,000। यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L कब बनाया था, 2022 और 23 के जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हुए थे 31 मार्च 2023 को,
उस दिन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट तैयार हुआ, उसमें से 30,000 की अमाउंट को डिडक्ट कर दिया, अलग निकाल दिया। किसके लिए? इस DRR के लिए। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे इन डिवेंचर्स की रिडम्पशन करने के लिए। अब देखो इस 30,000 की एंट्री क्या होगी? इसको कहाँ से डिडक्ट कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। कितने का DRR क्रिएट कर लिया? 30,000। तो हमने डिवेंचर के रिडम्पशन करने की प्रोसेस में सिर्फ 2 स्टेप देखे हैं। पहला स्टेप है डिवेंचर्स को इश्यू किया। दूसरा स्टेप क्या है कि डिवेंचर्स के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? डिवेंचर्स की रिडीम करने के लिए, डिवेंचर्स को रिडम्पशन के लिए DRR क्रिएट किया। DRR कब क्रिएट करते हैं? जब कंपनी के डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना होता है, तो रिडम्पशन से ठीक पहले जो 31 मार्च आता है, 1 जुलाई 2023 को रिडीम होने हैं, उसे जस्ट पहले वाला ठीक 31 मार्च कौन सा होगा? 31 मार्च 2023। इस दिन DRR क्रिएट करेंगे और उसके एंट्री क्या पास करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, जितने भी अमाउंट का है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? DRR के अमाउंट 10% रखते हैं। किसकी 10%? डिवेंचर्स की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अगर डिवेंचर्स को एट प्रीमियम पर इशू किया है तो प्रीमियम वैल्यू नहीं लेंगे, इस 20 रुपए को छोड़ देंगे, सिर्फ 100 रुपए के ऊपर क्या करेंगे? 100 का 10% निकालेंगे। कहने का मतलब है कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उनकी बिल्कुल फेस वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल फेयर वैल्यू, ना प्रीमियम ना ही डिस्काउंट को लेते। इस 30,000, इस 3 लाख का 10% 30,000, ये क्या हो गया? कंपनी ने DRR को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो मैं इससे आगे करवाती जाऊंगी, एग्जाम्पल ये सेम यूज करूंगी, ये सेम एग्जाम्पल एट एंड तक यूज करूंगी, इसी सेम प्रोसेस में पूरा एग्जाम्पल यही लूंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अपने 2 प्रोसेस की हैं, पहली है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दूसरा है DRR क्रिएट कर लिया। अब तीसरी स्टेप आता है, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? डिबेंचर्स की रिडेम्पशन की नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अपने पास? नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट DRI। पहले हमने क्या क्रिएट किया था? DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था। अब क्या क्रिएट कर रहे हैं? DRI, डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलोगे पहले DRR बना लिया, अब DRI बना लिया, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये कंपनी इसलिए बनाती है, कंपनी खुद नहीं बनाती, कंपनी को बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में इन सब प्रोविजन को डिस्क्राइब किया गया है, ताकि कंपनी के ऊपर जब कंपनी डिबेंचर्स की रिपेमेंट करे उस टाइम पर कंपनी के ऊपर ज्यादा भार ना पड़े, इसलिए पहले से ही रिजर्व बना के रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है? क्रिएट DRI, डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं इसकी रेट ऑफ परसेंटेज कितनी है, यानी 15% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, यानी उस साल, किस साल? जिस साल उन डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है, उस फर्स्ट ईयर में कितनी अमाउंट का रिडम्पशन हो रहा है, उस अमाउंट का, जितनी अमाउंट का रिडम्पशन उस साल हो रहा है, उस अमाउंट का 15%। जैसे अपने एग्जाम्पल में क्या है, 1 जुलाई 2023 को डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं। डिबेंचर्स का रिडम्पशन हम 3 किस्तों में करेंगे। पहला रिडम्पशन करेंगे 1 जुलाई 2023 को 1 लाख रुपए का, दूसरा करेंगे 1 जुलाई 2024 को 1 लाख रुपए का, तीसरा रिडम्पशन करेंगे 1 जुलाई 2025 को 1 लाख रुपए का। अपने कितने अमाउंट के डिबेंचर्स थे? 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स, और 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स को 1-1 लाख के क्या 1-1 लाख करके क्या कर दिए? रिडीम कर दिए। तो फर्स्ट ईयर 1 जुलाई 2023 को कितनी अमाउंट के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है? 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए क्या है? ये 1 लाख रुपए डिबेंचर्स के रिडम्पशन की अमाउंट है। डिबेंचर्स के रिडम्पशन की अमाउंट का क्या निकालेंगे? DRI निकालेंगे। जो अमाउंट फर्स्ट ईयर में डिबेंचर्स की रिडीम होनी है, उस रिडीम होने वाली अमाउंट का क्या निकालते हैं? DRI निकालते हैं 15%। क्वेश्चन पुटअप डायरेक्ट हो सकता है कि कंपनी जब DRR क्रिएट करती है तो किस वैल्यू पर करती है, और जब कंपनी DRI क्रिएट करती है तो किस वैल्यू का करती है।
कंपनी जो डीआरआर बनाती है, यानी कंपनी जो डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व बनाती है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15% है। डीआरआर किस वैल्यू पर बनता है? डीआरआर डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर बनता है, नॉमिनल वैल्यू पर बनता है। यानी जितनी भी डिबेंचर्स की टोटल नॉमिनल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, उसका क्या? 3 लाख रुपए का। जैसे अपने एग्जांपल में 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का 10% क्या बना लिया कंपनी ने? डीआरआर बना लिया। अब बारी आती है डीआरआई। डीआरआई किसके ऊपर बनेगा? कंपनी फर्स्ट ईयर में जितने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है, उस रिडम्पशन की अमाउंट का 15% कंपनी डीआरआई क्रिएट करती है। क्या करती है? डीआरआई क्रिएट करती है। अब ये एक रिजर्व तो नहीं है, क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये एक रिजर्व नहीं है। कंपनी क्या करेगी? अमाउंट अलग से निकाल करके कहीं इन्वेस्ट कर देगी मार्केट में। ये भी कंपनी क्यों क्रिएट करती है? ताकि कंपनी फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है, ताकि अगर फ्यूचर में उस टाइम पर जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश हो या ना हो, इसलिए कंपनी क्या करती है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करती है। इस पे निकलेगा 15%। फर्स्ट ईयर में जितने डिबेंचर्स की अमाउंट का रिडम्पशन करना है, डिबेंचर्स टू बी रिडीम, फर्स्ट ईयर में जितनी वैल्यू के डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, उसका निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में कितनी वैल्यू का रिडीम्शन कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000 रुपए क्या क्रिएट कर लेंगे? डीआरआई की क्रिएट कर लेंगे। एंट्री क्या करेंगे? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट होगी 15,000। अब देखो, अब ये बात ये आती है कि इस डीआरआई को हम क्रिएट कब करते हैं? जैसे मैंने आपको डीआरआर बताया था, डीआरआर कब क्रिएट करते हैं बताओ? एक कंपनी के अंदर डीआरआर कब क्रिएट करते हैं? जब कंपनी के डिबेंचर्स की जो डेट है, कंपनी के डिबेंचर्स की रिडम्पशन की जो डेट है, रिडम्पशन की डेट से ठीक पहले का जो 31 मार्च है, उस दिन डीआरआर क्रिएट किए जाते हैं। बात आती है डीआरआई कब क्रिएट करेंगे? कंपनी के डिबेंचर्स की रिडम्पशन की जो डेट है, उस डेट से ठीक पहले जो 30 अप्रैल आती है, वो था 31 मार्च। मार्च से नेक्स्ट महीना अप्रैल का स्टार्ट होता है, और अप्रैल में बुक्स ऑफ अकाउंट का फर्स्ट मंथ होता है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बुक्स ऑफ अकाउंट चलते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर है। तो उस अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट मंथ अप्रैल है, तो 30 अप्रैल को, यानी जब भी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन से ठीक पहले की जो 30 अप्रैल आती है, उस 30 अप्रैल को क्या करेंगे? इस डीआरआई को क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे। तो इस कब बंद करने थे? कब रिडम्पशन होना था? डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना है 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से ठीक पहले का 30 अप्रैल देखो, 30 अप्रैल 2023, क्या है? 30 अप्रैल 2023। और उस दिन हम क्या करेंगे? डीआरआई कितना परसेंट क्रिएट कर लेंगे? 15%। एंट्री क्या होगी? ये वाली एंट्री। हमने थर्ड प्रोसेस देख ली है। प्रोसेस के अंदर थर्ड स्टेप देख लिया। पहला क्या है? डिबेंचर्स को इशू करना। दूसरा क्या है? डीआरआर क्रिएट करना। तीसरा स्टेप है डीआरआई क्रिएट कर लिया। अब तक कंपनी ने डीआरआर क्रिएट कर लिया, किसके लिए? कंपनी के डिबेंचर्स का जब रिडम्पशन होगा, उस टाइम पेमेंट में हेल्प मिल जाएगी। डीआरआई क्यों क्रिएट किया? कंपनी के डिबेंचर्स का जब रिडम्पशन होगा, उस टाइम पर जो अमाउंट आज हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, जो अमाउंट कंपनी ने मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, जैसे ही कंपनी का डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा, उस टाइम पर इस अमाउंट को हम क्या कर लेंगे? मार्केट से निकाल लेंगे। एंट्री वापस पलट जाएगी, क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ तक का क्या है? पहले डिबेंचर्स को इशू किया, सेकंड पे डीआरआर क्रिएट कर लिया, और थर्ड पे क्या है? डीआरआई क्रिएट कर लिया। डीआरआई कोई रिजर्व नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी मार्केट में क्या कर देती है? कहीं इन्वेस्ट कर देती है, ताकि वहां से कुछ अर्निंग रिसीव होती रहे, वहां से कुछ कम से कम मिनिमम से मिनिमम जहां पर इंटरेस्ट मिलता है, कम से कम उतनी रिटर्न तो जरूर मिले। यानी ये लमसम अमाउंट तो सेफ रहेगी, ये अमाउंट तो सेफ है 15,000, इसके ऊपर कुछ रिटर्न भी मिलती रहेगी, वो बाद में देखते हैं। तो पहले 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, अब देखते हैं चौथे स्टेप को।
देखो नेक्स्ट स्टेप अपने पास है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी अब डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने का टाइम आ गया। काफ़ी देर होगी रिजर्व को बनाते हुए, कभी डीआरआर बना रहे हैं, कभी डीआरआई बना रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे। तो देखो डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने पर एंट्री क्या होगी। सबसे पहले जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन की डेट क्या है अपने एग्जाम्पल में 1 जुलाई 2023, तो 1 जुलाई को सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले डीआरआई, सबसे पहले लास्ट स्टेप पर जिस डीआरआई को मार्केट में इन्वेस्ट किया था उसको मार्केट से उठाएंगे, उसको यानी क्या करेंगे, वो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी उस इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेंगे कंपनी में। एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। कितने की थी हमारी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट थी 15,000 की, इन्वेस्टमेंट कितने की थी 15,000 की। हालांकि जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो रिटर्न मिलना 100% श्योर है कि रिटर्न तो मिलेगी ही। आप अपना एग्जांपल लो, चाहे बैंक में पैसा सबमिट करवाओ, चाहे किन्हीं भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को परचेज करो, उसके बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न तो ज़रूर मिलती है। हालांकि यहाँ पर अगर रिटर्न मिलती तो एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ भी अमाउंट हो सकती थी, 2,000 3,000 जो भी एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन हमने एग्जाम्पल में मान लिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स रिडम्पशन जो इन्वेस्टमेंट थी, लमसम अमाउंट थी 15,000, सिर्फ वही अमाउंट रिसीव हुई और उससे एक्स्ट्रा कुछ रिसीव नहीं हुआ। हालांकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव होता तो क्रेडिट में लिख देते हैं। तो बैंक अकाउंट ये एंट्री कब कर रहे हैं, ये एंट्री कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 को, जब क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, सबसे पहले मार्केट से उस इन्वेस्टमेंट को उठा लिया। क्या, क्यों, क्योंकि अब डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं, पैसे की ज़रूरत है, सबसे पहले इस पैसे को उठा लिया, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली। फिर क्या करेंगे, फिर डिबेंचर्स की रिडम्पशन करेंगे। डिबेंचर्स का क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। कैसे, देखो मैंने बताया था कि डिबेंचर्स को इशू एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पर कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन या तो एट पार वैल्यू पर होता है और या फिर एट प्रीमियम वैल्यू पर उसका रिडम्पशन होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं जब कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन पार वैल्यू पर करती है तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर। 1 जुलाई 2023 को कितनी अमाउंट का रिडम्पशन करना था, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए ड्यू हो गए। अब क्या है, इसकी पेमेंट करनी है, कंपनी डिबेंचर्स होल्डर को इस 1 लाख रुपए की पेमेंट करेगी। एंट्री बनेगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, यानी डिबेंचर्स के रिडम्पशन की पहली इंस्टॉलमेंट डिबेंचर्स होल्डर को पे कर दी। कितनी अमाउंट थी, 1 लाख रुपए पे कर दी। अब देखो अगर कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रही है, एंट्री क्या बनेगी, ड्यू की एंट्री बनेगी, ये वाली ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। देखो डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपए, लेकिन अब की बार डिबेंचर्स को पार पर रिडीम नहीं कर रहे बल्कि प्रीमियम के ऊपर उसका रिडम्पशन कर रहे हैं। हमने एज्यूम किया है कि मान लो डिबेंचर्स के रिडम्पशन को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, यानी डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो प्रीमियम है 10,000 और डिबेंचर्स होल्डर को टोटल कितनी अमाउंट जाएगी, टोटल अमाउंट जाएगी 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 रुपये डिबेंचर्स को देनी है। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000 रुपये। ये है कंपनी के डिबेंचर्स की एंट्री, चाहे डिबेंचर्स का रिडम्पशन एट पार पर किया हो, चाहे डिबेंचर्स का रिडम्पशन एट प्रीमियम पर किया हो। पार पर भी सेम एंट्री होनी है और प्रीमियम पर भी ये दोनों सेम एंट्री होनी है, डिफरेंस सिर्फ प्रीमियम का होगा। अगर प्रीमियम पर डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया है तो डिबेंचर्स होल्डर को कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे प्रीमियम के 10,000 डिबेंचर्स होल्डर को एक्स्ट्रा मिले हैं। अब देखो, अब जो हमने डीआरआर क्रिएट किया था उस डीआरआर का क्या करना है, कंपनी में जो डीआरआर क्रिएट किया था 31 मार्च को, उस डीआरआर का करना क्या है। देखो वो डीआरआर पूरे किसके ऊपर बनाया गया था, वो डीआरआर किस पे बनता है, डीआरआर की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। डीआरआर की रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रही हूँ, डीआरआर की इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10% है। किस पे निकलता है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर, और डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी, 3 लाख रुपए थी। अभी देखो
3 लाख के ऊपर 30,000 नहीं, 3 लाख के ऊपर 10% कितना निकला, 30,000। वो 30,000 डिबेंचर्स के ऊपर, टोटल डिबेंचर्स के ऊपर डीआरआर बनाया गया है। लेकिन हमने सिर्फ टोटल डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं किया, बल्कि डिबेंचर्स की सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए का ही डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया है। डिबेंचर्स थे 3 लाख रुपए के और कंपनी ने 1 लाख रुपए का क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। हमने जो डीआरआर बनाया वो इस 3 लाख रुपए के ऊपर बनाया। अब क्या कंपनी 3 लाख रुपए के ऊपर जो 30,000 का डीआरआर बनाया था उसको कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी? क्या ऐसा होगा? क्यों? क्योंकि ये डीआरआर इस 3 लाख रुपए के ऊपर बना है, 1 लाख पर नहीं बना। इस पूरी फेस वैल्यू के ऊपर बना है। 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट कर दी, अभी 1 लाख रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं। उनका क्या फिर? उनको कहाँ, उनके लिए कहाँ से पैसा यूज करेंगे? तो क्या करना है, देखो कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने 1 लाख रुपए का क्या करना है, रिडम्पशन करना है। 1 जुलाई 2023 को कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है। कितनी अमाउंट का? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का रिडम्पशन कर रही है। टोटल अमाउंट कितनी थी डिबेंचर्स की? टोटल अमाउंट डिबेंचर्स की थी 3 लाख रुपए और उसका क्या निकाल लिया, 100%। क्या निकाल लिया? उसका निकाल लिया है, इंटू में 100 कर दिया। तो देखो 1 लाख बटा 3 लाख इंटू में 100, परसेंटेज क्या आ गई, 33.5%। ये सिर्फ 1 लाख रुपए का, सिर्फ 1 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट दी है और कितने की है? टोटल डिबेंचर्स 3 लाख के थे। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें ये पता चल जाए कि टोटल डिबेंचर्स में से कितने डिबेंचर्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने रिडीम कर दिए। टोटल डिबेंचर्स थे 3 लाख के, उसमें से 1 लाख के क्या कर दिए, रिडीम कर दिए। तो ये 1 लाख इस 3 लाख की कितनी वैल्यू है, यानी कितना परसेंटेज है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 लाख इस 3 लाख का कितना परसेंटेज है, ये कैलकुलेट करना है बस। क्योंकि इस परसेंटेज के बेस पर हम क्या करेंगे, जो डीआरआर क्रिएट किया था उस डीआरआर का परसेंटेज निकालकर हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो समझ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने 1 लाख रुपए किसके लिए हैं? मैंने 1 लाख रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हैं। मैं ये परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट, कंपनी फर्स्ट ईयर के अंदर जो डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है वो कंपनी के टोटल डिबेंचर्स का कितना परसेंटेज है। तो 1 लाख बटा 3 लाख इंटू में 100 कितना निकला, 33.5%। यानी 1 लाख, यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 33.5%। देखो बिल्कुल इजी समझ आ जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट है, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 33.5%, दूसरी की 33.5% और तीसरी की भी क्या है, 33.5%। कितना हो गया, टोटल हो गया 100%। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 100%। अमाउंट कितनी है टोटल, 3 लाख। 3 लाख के डिबेंचर्स हैं, 1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट की है उनको रिडम्पशन करने के लिए। अब 3 लाख का 1 लाख कितना, एक परसेंटेज कितना होगा, 1 लाख बटा 3 लाख इंटू में 100, 33.5%। तो ये 33.5% है। इसी परसेंटेज, ये वो परसेंटेज है जिसके बेस पर हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे, जो डीआरआर बनाया था 30,000 का, उसमें से हम सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही वो अमाउंट निकालेंगे जो जर्नल रिजर्व में जाएगा। क्योंकि ये 33,000 का जो डीआरआर बनाया गया है ये इस टोटल के ऊपर बनाया गया है, ना कि 1 लाख का है। तो इस टोटल को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, लाख। तो 10,000 इसमें जाएगा, 10,000 इस टाइम पर, 10,000 इस टाइम पर। जब कंपनी के फर्स्ट ईयर में 1 जुलाई 2023 को जब कंपनी के डिबेंचर्स की पहली बार रिडम्पशन किया, उस टाइम पर 1 लाख का रिडम्पशन किया। 1 लाख 3 लाख का 33.5% था। डीआरआर क्रिएट किया था टोटल 30,000 का। 30,000 का फर्स्ट ईयर के अंदर जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, तो 33.5% कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, यहाँ पर 30,000 रुपये नहीं जाएगा। हालांकि हमने डीआरआर 30,000 का क्रिएट किया है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 10,000 का जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 इंस्टॉलमेंट में उनकी क्या करनी है, रीपेमेंट करनी है। बस इस कैलकुलेशन को समझ लेना, ये कैलकुलेशन अपने आगे भी काम आएगी। ये कैलकुलेशन कैसे निकाली, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपकी शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डाल दूंगी इसके लिए। हालांकि समझ आ गई होगी, लेकिन एक बार फिर से बता देना अगर नहीं समझ आई हो तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट कितनी अमाउंट जाएगी, 10,000।
ऐसे ही जब सेकंड ईयर के अंदर सेकंड इंस्टॉलमेंट करेंगे उस टाइम पर कंपनी के जनरल रिजर्व में कितनी जाएगी 10,000। फिर थर्ड ईयर के अंदर जब थर्ड इंस्टॉलमेंट का रिडम्पशन करेंगे तब क्या जाएगी फिर से 30,000। तो जनरल रिजर्व में DRR करके DRR कितना था 30,000। फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड में 10 और थर्ड में 10, कितना होगा टोटल 30,000 का DRR हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, धीरे धीरे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो क्वेश्चन जो पुटअप होता है ये वाला, जो कंपनी का DRR बनाती है, जब कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए जो DRR क्रिएट करती है उस DRR को एट लास्ट कहाँ ट्रांसफ़र करती है, कैपिटल रिजर्व में या फिर जनरल रिजर्व में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो DRR की अमाउंट को कंपनी के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि कंपनी के जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कंपनी के डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने की प्रोसेस है। 4 स्टेप हैं। फर्स्ट में डिबेंचर्स को इशू किया, सेकंड में डिबेंचर्स के लिए DRR, डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने के लिए DRR को क्रिएट किया, थर्ड में DRI को क्रिएट किया और फोर्थ स्टेप में क्या कर दिया, इन डिबेंचर्स को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। और रिडीम करने पर सबसे पहले एंट्री ये वाली है। फिर बताया था कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन एट पार पर हो सकता है और एट प्रीमियम पर भी हो सकता है। ये एट पार की ट्रांजैक्शन है, ये एट प्रीमियम की ट्रांजैक्शन है। जो यहाँ पर बोल सकती हूँ अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट है तो ये वाली कैलकुलेशन है। अगर ये समझ आ गया तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डिबेंचर्स के अंदर अगर कोई बच्चा कहीं अटकता है, फंसता है, तो यहाँ आके कि जर्नल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी, आप नॉर्मल देखने से क्या बताओगे, DRR बनाया था 30,000 का, ट्रांसफ़र कर दो 30,000 जनरल रिजर्व में। अरे भाई ये फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है, ये DRR जो क्रिएट किया था ये टोटल 3 लाख रुपए के ऊपर क्रिएट हो रखा है और अभी सिर्फ 3 लाख में से 1 लाख इंस्टॉलमेंट पे की है, 1 लाख की, बाकी की 2 भी तो बाकी हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जनरल रिजर्व में क्या डालोगे, इसलिए हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब आगे टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी एक कंपनी जब अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना चाहती है तो किन सोर्स से, वो किन सोर्स को यूज करके, यानी किन सोर्स को यूज करके कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी, यानी कौन से ऐसे फाइनेंशियल सोर्स हैं जिनको यूज करके कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी। तो 3 सोर्स हैं, या तो कंपनी अपनी कैपिटल में से डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दे, या तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दे, और या कंपनी अपने कैपिटल और प्रॉफिट दोनों में से कुछ अमाउंट का, यानी कुछ पार्ट कैपिटल में से और कुछ पार्ट कंपनी के प्रॉफिट में से उठा करके कंपनी डिबेंचर्स के रिडम्पशन कर दे। अब देखो पहला टॉपिक है अपने पास, पहला सोर्स क्या है, पहला सोर्स है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स का रीपेमेंट अपनी कैपिटल में से करेगी, कंपनी अपने डिबेंचर्स का रीपेमेंट कैपिटल में से करेगी। देखो प्रॉफिट से अगर कंपनी प्रॉफिट से डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं कर रही, अगर कंपनी प्रॉफिट में से डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कहाँ से कर रही है, कैपिटल से कर रही है। देखो आप बोलोगे कि ये कौन सी बताने की बात है कि प्रॉफिट से नहीं कर रही, कैपिटल से कर रही। देखो जनरली क्या होता है कि कंपनी अपनी जो अनडिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जनरली क्या होता है कंपनी अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग रख लेती है और वहाँ से कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है। लेकिन पहला सोर्स कंपनी कैपिटल में से, कंपनी प्रॉफिट में से अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन ना करके कैपिटल में से डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन अपने प्रॉफिट से नहीं कर रही, बल्कि कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन किससे कर रही है, कैपिटल से कर रही है। किससे कर रही है, कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैपिटल से कर रही है। अब देखो क्या करेंगे, अगर कंपनी कैपिटल से डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है तो DRR बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन
कैपिटल में से कर रही है तो उसको डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 4 और कुछ सेबी की गाइडलाइंस हैं, यानी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 4 में कुछ प्रोविज़न दिए हैं, प्लस सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैपिटल में से करती है तो कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है और अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जिनका नाम लिखित में है, यानी टॉप कंपनियां, बिल्कुल टॉप कंपनी है, जिनकी कैपिटल, जिनकी रेपुटेशन, जिनकी इमेज काफ़ी अच्छी है, वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। तो लिस्टेड कंपनियों को डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने क्या बोला? लिस्टेड कंपनियों को डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किस केस में? जब कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैपिटल से कर रही हो। दूसरा पॉइंट क्या है? जो अनलिस्टेड कंपनी है, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, वो कंपनी क्या करेंगी? वो कंपनी सिर्फ 10% का डीआरआर बनाएंगी। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी कितने का डीआरआर बनाएंगी? 10% का डीआरआर बनाएंगी। मान लो डिबेंचर्स की अमाउंट है 100 रुपये, 100 रुपये का रिपेमेंट करनी है। 100 रुपये में से 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपये। तो सिर्फ 10 रुपये के लिए डीआरआर बनाया जाएगा। बाकी के 90 रुपये कहाँ से पे करेंगे? बाकी के 90 रुपये कंपनी की कैपिटल से पे करेंगे। तो देखो डीआरआर क्रिएट किया है सिर्फ 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ये 100 रुपये क्या है? ये 100 रुपये कंपनी की आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की अमाउंट है, यानी कंपनी को 100 रुपये डिबेंचर्स को पे करने हैं। ये ओनली एक एग्जाम्पल है, 100 रुपये का कोई डिबेंचर्स नहीं होता। ये पर डिबेंचर्स की वैल्यू हो सकती है 100 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 110 रुपये, 150, 200, कुछ भी। लेकिन डिबेंचर्स की अमाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे होती है। तो डीआरआर कैसे? डीआरआर की रेट क्या होती है? 10% होती है। कितना परसेंट डीआरआर क्रिएट करेंगे? सिर्फ 10%। किसका क्रिएट करेंगे? 10%। फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। मान लो कंपनी को 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स की क्या करनी थी? रीपेमेंट करनी थी। 3 लाख का सिर्फ 10%, 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। 30,000 रुपये का क्या करेंगे? डीआरआर क्रिएट कर लेंगे। बाकी का कितना बच गया? ये सिर्फ 10% है। बाकी का 90% की पेमेंट कैसे होगी? बाकी की 2,70,000 की पेमेंट कहाँ से करेंगे? कंपनी की कैपिटल में से करेंगे। देखो नीचे लिखा हुआ है 90% आउट ऑफ कैपिटल। देखो 10% का डीआरआर बना लिया। कंपनी के डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू थी उसके 10% का तो डीआरआर बना लिया। बाकी की जो 90% वैल्यू बच गई वो कंपनी के कैपिटल में से पेमेंट कर देंगे। अब बात यह है 10% डीआरआर किसके ऊपर बना है? फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 3 लाख रुपए, उसके ऊपर 10% का डीआरआर बना लिया। ये 10% का डीआरआर बनाया है, लेकिन ये अमाउंट लाएंगे कहाँ से? ये नहीं है कि 3 लाख में से 30,000 अलग निकाल के रख लिया। ये बताया गया है कि इस 3 लाख का 10% डीआरआर क्रिएट करना है, लेकिन डीआरआर बनाते कहाँ से हैं? डीआरआर कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाते हैं। देखो अमाउंट तो निकालते, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि डीआरआर कहाँ से बनता है? कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हैं उसकी फेस वैल्यू का। कंपनी के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 10% 30,000 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अब इस 30,000 को हम लाएंगे कहाँ से? इस 30,000 ये सिर्फ एक बनाया है कि इतनी अमाउंट का डीआरआर बनाना है। ये पैसे एक तरीके से रिजर्व में रखने हैं, तो कहाँ से उठा के लाएंगे? रिजर्व में कहाँ से लाएंगे? मम्मी के पास पॉकेट नहीं है, उसमें से ले आएंगे। ये कंपनी में से उठाने पड़ेंगे। कहाँ से उठाएंगे? कंपनी में से। कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में से ये पैसे निकाल कर अलग रख देंगे डीआरआर में। अब ये मत दिमाग यूज कर लेना आप यहाँ पर कि 3 लाख रुपए थे, किसके थे? कंपनी के डिबेंचर्स के, और डिबेंचर्स में से 30,000 रुपये अलग निकाल के रख लिए। अरे नहीं, वो कंपनी के डिबेंचर्स की वैल्यू है 3 लाख रुपये। उस 3 लाख के ऊपर 10% 30,000 का डीआरआर बनाना है। वो डीआरआर कहाँ से बनाएंगे? वो डीआरआर कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाएंगे।
डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? सबसे पहले ये अमाउंट कहाँ से उठाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से। अगर कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस है तो वहाँ से हम 30,000 का डीआरआर क्रिएट कर देंगे। अगर नहीं है तो सेकंड नंबर पे हम यूज करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को। अगर उसमें भी अमाउंट कम पड़ती है तो फिर कंपनी के जर्नल रिजर्व को यूज करके इस 30,000 का क्या बना देंगे? डीआरआर क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डीआरआर क्रिएट कर देंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एंट्री भी लिखवाई होगी शायद कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, तो वो यही चीज़ थी कि इसका लेते तो 10% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का ही है, लेकिन उसको बता तो दिया कि 30,000 का डीआरआर बनाना है, लेकिन वो 30,000 रुपये लाएंगे कहाँ से? वो कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में से उठा लेंगे। और सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और फिर अगर फिर भी इनमें बैलेंस नहीं बचा, अमाउंट 30,000 पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या कर लेंगे? जनरल रिजर्व से उस अमाउंट को उठा लेंगे और क्या बना देंगे? डीआरआर क्रिएट कर देंगे। ये तो है जब कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करना हो। और अगर कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना हो तब क्या होगा? तब कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं उसका 100% अमाउंट का क्या बनाएंगे? डीआरआर बनाएंगे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में से अब डीआरआर बनाना पड़ेगा और पूरी 100% अमाउंट का डीआरआर बनाना होगा। 100% अमाउंट कितनी थी? 100% अमाउंट है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं तो अब 3 लाख रुपए का डीआरआर बनाना पड़ेगा। देखो, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 3 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के 100% का डीआरआर बनाना है। और डीआरआर बनता कहाँ से है? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट में से क्या बनता है? कंपनी का 100% डीआरआर बनाएंगे। यहाँ पर डीआरआर कितना बनाया था? सिर्फ 10%। बाकी की 90% की वैल्यू की रिपेमेंट कहाँ से की थी? कंपनी की कैपिटल में से की थी। सेकेंड मेथड, प्रॉफिट में से डीआरआर बनाना है तो 100% डिबेंचर्स, जितनी भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं उसकी वैल्यू का 100% का डीआरआर क्रिएट करेंगे। कहाँ से करेंगे? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से, सेकंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से, और फिर किसको यूज करेंगे? जर्नल रिजर्व को क्रिएट करके डीआरआर को बना लेंगे। थर्ड में है अपने पास आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट। कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट दोनों में से कर रही है, यानी कुछ पार्ट मैं अज्यूम किए, मैंने ये सिर्फ अज्यूम किया है, ये कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन ये डीआरआर की रेट 10% फिक्स है। यहाँ पर ये 90% कैपिटल में से करेगा, ये भी फिक्स है। ये कहाँ बताए गए हैं? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 और सेबी की ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, वहाँ पर ये रेट फिक्स है 10%, 90%। ये 100% भी फिक्स है, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। ये रेट 50-50% भी हो सकता है, 60-40 का रेशो भी हो सकता है, 40-60 का रेशो भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कंपनी अपने कैपिटल और प्रॉफिट दोनों में से डिबेंचर्स की रिडम्पशन के अमाउंट पे करेगी। तो मान लो अपने प्रॉफिट में से 10% अमाउंट रिपेमेंट करेगी और अपनी कैपिटल का 90%, अपनी कैपिटल में से जितने भी अमाउंट के, मान लो डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है 30 लाख का, 3 लाख का, 3 लाख डिबेंचर्स के रिडम्पशन के अमाउंट का रिडम्पशन करना है। इतने के डिबेंचर्स हैं, इसका रिडम्पशन करना है। 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये कंपनी के प्रॉफिट में से दे देंगे और बाकी बच के 2,70,000 रुपये वो कंपनी की कैपिटल में से डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देंगे। तो ये क्या है? ये सोर्स है 3 आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, और दोनों का मिक्स, कैपिटल और प्रॉफिट दोनों में से। ये सोर्स किसके हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने के फाइनेंस के सोर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास सेबी गाइडलाइंस फॉर डिबेंचर्स ऑफ रिडम्पशन, यानी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। पहली क्या बोला गया है कि डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व सिर्फ फुली नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्टली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए ही बनेगा। यानी डीआरआर कब बनेगा? अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी।
अब आप मेरे को ये फिक्स टाइम पीरियड बताओ, यानी किस टाइम पीरियड के बाद कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, बताओ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो एक कंपनी 18 महीने से लेकर 36 महीने तक, यानी जब एक कंपनी को डिबेंचर्स इश्यू किए हुए, जब एक कंपनी को डिबेंचर्स इश्यू किए हुए 18 महीने हो जाते हैं, 18 महीने के बाद और 36 महीने से पहले एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। कब? कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू किए हुए 18 महीने हो गए हो, 18 महीने से लेकर के 36 महीने तक एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेबी गाइडलाइंस में दिया है कि डीआरआर कब बनाते हैं। डीआरआर सिर्फ फुली नॉन कन्वर्टेबल, फुली नॉन कन्वर्टेबल यानी जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो जो डिबेंचर्स ही रहने हैं, फुली नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्टली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए ही डीआरआर बनेंगे। अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो वो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सिर्फ फुली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्टली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उन्हीं के लिए डीआरआर क्रिएट करना है। सेकंड क्या है? अनलिस्टेड कंपनी डीआरआर बनाएंगी। लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की पहुंच इतनी है, कंपनी की इमेज इतनी अच्छी है, कंपनी की रेपुटेशन इतनी हाई है, तभी तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। उसके पास पैसा काफी है। जब कंपनी के डिबेंचर्स का टाइम आएगा तो उसके पास सफिशिएंट पैसा है, वो उन डिबेंचर्स का रिपेमेंट कर देगी। जो कंपनी अनलिस्टेड है उन कंपनियों को डीआरआर बनाना कंपलसरी है। कितना परसेंट डीआरआर बनाते हैं? 10% डीआरआर क्रिएट करते हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ है 10% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, यानी जितने डिबेंचर्स की, मान लो हमने हमारे एग्जांपल में कितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे? 3 लाख। तो 3 लाख डिबेंचर्स का 10% कितना हुआ? 30,000 का क्या क्रिएट कर देंगे? डीआरआर क्रिएट कर देंगे। अब ये डीआरआर क्रिएट तो कर दिया, इसको शो कहाँ करेंगे? देखो डीआरआर, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, इसको कहाँ शो करते हैं? इसको कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंडर में जर्नल रिजर्व में शो करेंगे। अब क्या करेंगे? डीआरआर की जितनी भी अमाउंट है उसको, जब डीआरआर का रिडम्पशन हो जाएगा तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? इस डीआरआर की अमाउंट को कंपनी के जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ शो होता है जर्नल रिजर्व? कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंडर में जर्नल रिजर्व को शो कर देते हैं। अब बात ये आती है कि वो कौन सी कंपनी है जिनको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपके पास एक सीधा आंसर है, मैम लिस्टेड कंपनी। बिल्कुल ठीक हो आप। अगर आपका आंसर लिस्टेड कंपनी है तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? एग्जम्पशन टू द रूल ऑफ डीआरआर, यानी कौन सी कंपनी ऐसी है जिनके ऊपर डीआरआर का रूल अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले हर बच्चे को पता है कि लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सबसे पहला है लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरा है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किसके द्वारा रेगुलेट हैं? आरबीआई के द्वारा। उनको भी डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो रेगुलेट आरबीआई के द्वारा हो रहे हैं। जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो भागे भागे आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई भाई पैसे दो। क्या करना है? कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। तो इनको कैश मिल जाता है कहाँ से? आरबीआई से। तो इनको डीआरआर बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है? ये बड़े लोग हैं सारे, अपने जैसे मीडियम क्लास फैमिली के लोग नहीं है, ये सारे बड़े लोग हैं। इनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस पैसे की? डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकी तो एक बॉल के साथ क्या आता है? पैसा। आरबीआई के अंडर रेगुलेट है, आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज क्यों पैसे का डीआरआर बनाएंगी? इनके पास तो पैसे का भंडार भरा पड़ा है। जब डिबेंचर्स की बात आएगी तो कंपनी के डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 270 के अंदर डिस्क्राइब किए हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी जितनी भी एनबीएफसीज हैं, और वो कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आरबीआई के अंडर में, वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उन एनबीएफसी को किसी भी प्रकार का कोई डीआरआर नहीं बना। नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो नेशनल हाउसिंग बैंक में रजिस्टर्ड है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर्ड हैं, उन नेशनल फाइनेंस कंपनी को डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिनको डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला लिस्टेड कंपनी, सेकंड है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। सेकंड है बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 270 के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कहां पर रजिस्टर्ड है, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कहां पर रेगुलेट कर, जो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक के यहाँ पर क्या है, रजिस्टर्ड है। इन इंस्टीट्यूशन को, इन कंपनीज को क्या है, डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पार्टी खुद पैसे वाली है। डीआरआर की क्या ही रिक्वायरमेंट है, इनके पास खुद के पास कैश पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। अगर खुद के पास कैश नहीं होगा तो इन जैसे लोगों के पास इनकी अप्रोच होती है, ये वहां से पैसा अरेंज कर लेंगे, डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब अपना टॉपिक क्या बचता है, अब अपना टॉपिक बचता है कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन तो कर रहे हैं, क्या डिबेंचर्स का रिडम्पशन सिर्फ हम इंस्टॉलमेंट में ही करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 3 लाख के डिबेंचर्स थी, पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, तीसरी इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, यानी 3 साल के अंदर हम इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देंगे। क्या ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। डिबेंचर्स का रिडम्पशन हम लमसम अमाउंट में भी कर सकते हैं, यानी एक साथ कंप्लीट डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं। सेकंड, डिबेंचर्स का रिडम्पशन हम इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। थर्ड, डिबेंचर्स का रिडम्पशन क्या कर लेते हैं, बाई बैक ऑफ शेयर करके भी उनका रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ऐसे कंपनी के डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने की कई क्या है, मेथड है, कई तरीके हैं। अब वो देखते हैं। देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो डिस्कस करते हैं, बाद में देखते हैं अपन मेथड को। सबसे पहले है कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब कंपनी के अंदर डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए डीआरआर को क्रिएट कर लिया जाता है, उसके बाद किसको क्रिएट करते हैं, डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को। तो कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की कंडीशन क्या है। सबसे पहले पॉइंट कि डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की रेट कितनी होती है, 15%। कितनी रेट है, 15%। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 18 सबसेक्शन 7B में क्या डिस्क्राइब किया गया है, चाहे कंपनी लिस्टेड हो, चाहे कंपनी अनलिस्टेड हो, यानी लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी, दोनों कंपनियों को डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना कंपलसरी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ कंपनियों को एक्सेप्शन है, यानी कुछ कंपनियों का एग्जम्पशन दी है, उनको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या, डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, चाहे कोई भी अनलिस्टेड कंपनी हो, सभी कंपनियों को डीआरआई बनाना कंपलसरी है। डीआरआई किसका है, डीआरआई 15% रेट है, और ये किसका बनता है, 15% किसका बनेगा, देखो मैंने इधर लिख रहा है 15% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिड्यूस, यानी जितने डिबेंचर्स की वैल्यू का रिडम्पशन करना है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 2023 को कितने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, 1 लाख का। तो 1 लाख का 15,000 कितना हो जाएगा, 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000 डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होगी। अब देखो, चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो,
दोनों को क्या है, DRI बनाना कंपलसरी है। कितना परसेंट? 15%। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ कंपनी को एग्जम्पशन दिया गया है, कुछ कंपनियों को छूट दी गई है। कौन सी कंपनियां हैं? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कहाँ किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? RBI के द्वारा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट बाय RBI। एक तो इनको किसके लिए छूट दी गई है? इनको DRI बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज को DRI बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 270 के अंदर डिस्क्राइब किए हैं, यानी चाहे लिस्टेड कंपनी चाहे अनलिस्टेड कंपनी, DRI तो बनानी पड़ेगी। DRI 15% तो क्रिएट करनी पड़ेगी। सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनको DRI बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इसमें भी इनको एग्जम्पशन मिली हुई है। पहला, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट बाय RBI। दूसरा, बैंकिंग कंपनी। और तीसरा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 270 के अंदर क्या है, डिस्क्राइब किए गए हैं। अब एक मिनी सा छोटा टॉपिक और है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब अभी तक मैंने लगभग डिबेंचर्स के रिडम्पशन का लगभग टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा। देखो, आपने जो एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि कितने के डिबेंचर्स इश्यू किए थे? कंपनी ने 3 लाख के डिबेंचर्स इश्यू किए। 1 जुलाई 2023 को 1 लाख डिबेंचर्स का क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया। नेक्स्ट 1 जुलाई 2024 को फिर 1 लाख डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया। नेक्स्ट 1 जुलाई 2025 को 1 लाख डिबेंचर्स का क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया। अब देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर, 3 सालों के अंदर इस क्या कर दिया? इस 3 लाख के डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया। किसी पर्सन से कंपनी ने 3 लाख रुपए लोन लिया था और 3 लाख रुपए लोन कंपनी ने 3 साल तक यूज किया, और यूज करने के बाद में इस 3 लाख के लोन की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देता है। अब ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति है, कौन सा पागल पर्सन है जो 3 लाख रुपए का लोन देता है किसी को, और बदले में क्या है, 2-3 साल बाद उसी लोन को इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर लेता है, और कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं होती उसको। आप अपने से हिसाब लगा के देखो, आप बैंक में अमाउंट सबमिट करवाते हो तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलता है, कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलती है। आप किसी यार दोस्त को छोड़ दो, अपनी रिश्तेदारी में छोड़ दो, बाकी अगर किसी पर्सन को आप लोन देते हो, बाकी किसी पर्सन को अगर आप कोई अमाउंट यूज करने के लिए देते हो, तो क्या मांगते हो उसके बदले में? उसकी रिटर्न मांगते हो कि मैंने आपको 2 साल के लिए, यहाँ पर तो कितना, 3 साल के लिए, कि कंपनी को 3 साल के लिए 3 लाख का लोन दिया था, और कंपनी ने क्या किया, 3 साल के बाद में इंस्टॉलमेंट में इनकी रीपेमेंट कर दी। अब सामने वाले पर्सन को क्या मिला? उसको तो कुछ भी नहीं मिला। 3 लाख रुपए दिए थे और 3 लाख रुपए 3 साल बाद वापस मिले। अब सामने वाले पर्सन की इनकम कहाँ से होगी? सामने वाले पर्सन, देखो ये डिबेंचर्स हैं, 3 लाख रुपए का लोन लिया था, 3 लाख रुपए कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट से वापस कर दी इंस्टॉलमेंट। इन डिबेंचर्स होल्डर को इनके डिबेंचर के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर्स होल्डर को इन डिबेंचर्स के ऊपर क्या मिलता है? इनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? इन डिबेंचर्स की अमाउंट के ऊपर इन डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है, ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम को इसमें यूज नहीं करेंगे। देखो, डिबेंचर्स को इश्यू पार पर भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमेशा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, पार वैल्यू पर ही, प्रीमियम और डिस्काउंट वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको ध्यान से देखना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। वो इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है?
यानी कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को पे करना कंपलसरी है। ये कंपनी की क्या है, कंपलसरी लायबिलिटी है, इसको पे करना ही होगा। इसको कहाँ शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। क्या शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के डेबिट में शो करने का रीजन क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना होगा। नेक्स्ट क्या है कि ड्यू हाफ ईयरली। जनरली क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली पे करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर और 30 सितंबर से लेकर के 31 मार्च, यानी क्या है हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू कब होता है, ड्यू होता है हाफ ईयरली। हो सकता है कि कंपनी एनुअली पे करती हो, लेकिन जनरली रूल यही है, जनरली क्या है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर्स के ऊपर। ओनली फेस वैल्यू पर, सिर्फ डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पर ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कैलकुलेट करना है। अब डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी रेट कहाँ डिस्क्राइब होती है, उस डिबेंचर्स के साथ में लिखते हैं 8% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, 20% डिबेंचर्स। तो ये क्या, ये रेट क्या है, ये क्या है, ये नंबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसकी, डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो आगे शो की होती है डिबेंचर्स के आगे। तो इसी रेट से क्या निकालते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो ड्यू की एंट्री क्या होगी, जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू हो जाएगा उस टाइम पर एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर। जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री क्या बनेगी इंटरेस्ट की, जब इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्या करेंगे, अब इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ये अपना कंसेप्ट हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। अब अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है कि डिबेंचर्स की पेमेंट कैसे करेंगे, लमसम अमाउंट पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे या फिर बाई बैक कर लेंगे, देखते हैं। देखो डिबेंचर्स के रिडम्पशन करने के मेथड हैं, यानी किस तरीके से हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के रिडम्पशन करने के मेथड में सबसे पहला मेथड है लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, यानी एक फिक्स पीरियड के बाद क्या है डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, लेकिन किस अमाउंट में, लमसम अमाउंट में, यानी जितनी अमाउंट के टोटल डिबेंचर्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ टोटल अमाउंट को, लमसम अमाउंट को एक साथ पे करेंगे। कब पे करेंगे, एट द एंड ऑफ फिक्स टाइम पीरियड, यानी मान लो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद जब भी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो एक साथ टोटल अमाउंट का रीपेमेंट करेंगे। अब देखो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे है। हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है, हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही एग्जाम्पल लेकर चले हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छे से समझ आए, हम कंफ्यूज ना हो। देखो 1 अप्रैल 2020 को, 1/4/2020 को क्या इशू किए थे, डिबेंचर्स इशू किए थे। अमाउंट कितनी थी, 3 लाख रुपए की। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या कर दिया, 3 साल के बाद इन डिबेंचर्स का रिडीम्पशन कर दिया। रिडम्पशन कब किया है, 1 जुलाई 2023 को इनका रिडम्पशन होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं लिखी कि कब, 1 जुलाई 2023 को 1 लाख रुपए, 1 जुलाई 2024 को 1 लाख रुपए, 1 जुलाई 2025 को 1 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर रहे, पे कैसे कर रहे हैं, लमसम अमाउंट को पे कर रहे हैं, यानी एक साथ टोटल अमाउंट 3 लाख के अमाउंट एक साथ पे कर रहे हैं। देखो नीचे लिख दिया, रिडम्पशन करना है 1 जुलाई 2023 को, कितनी अमाउंट का, 3 लाख रुपए का रीपेमेंट करना है। अब देखो जैसे DRI बनाते हैं सेम बनाएंगे। कब बनता है DRI और DRR कब बनता है, सबसे पहले रेट, DRR की रेट कितनी है 10%, DRI की रेट कितनी है 15%, फिक्स है। अब जो DRR कब बनता है,
डीआर कंपनी जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी, उस रिडम्पशन से ठीक पहले जो 31 मार्च आएगी उसको डीआरआर क्रिएट करेंगे। तो 1 जुलाई 2023 को कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, उससे ठीक पहले जो 31 मार्च 2023 है उसके दिन 10% डीआरआर क्रिएट करेंगे। किसका? कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का। इसका कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का हम क्या करेंगे, जो इशू वैल्यू है, कंपनी के डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है, जो इशू वैल्यू है, पार और अगर प्रीमियम पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, उसकी वैल्यू को नहीं लेंगे, सिर्फ पार वाली वैल्यू को लेंगे। यानी इस 3 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 30,000 का डीआरआर क्रिएट कर दिया। डीआरआर कितने का क्रिएट किया है, डीआरआर बना दिया, इधर लिखती हूँ, डीआरआर बना दिया 30,000 का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, डीआरआई क्रिएट करना है। डीआरआई कब क्रिएट करते हैं, रेट कितनी है, 15%। कब क्रिएट करेंगे, जब कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी उससे ठीक पहले जो 30 अप्रैल होगी उसको क्रिएट करेंगे। तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब होना है, 1 जुलाई 2023 को। इससे ठीक पहले की 30 अप्रैल 2023 को 15% डीआरआई क्रिएट करेंगे। डीआरआई 15% कितना होगा, ये 15% किसका निकालते हैं, ये डीआरआई 15% कंपनी के डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने की अमाउंट है। यानी कंपनी के डिबेंचर्स की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर निकालते हैं। हमारे एग्जाम्पल में पहले हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे तो 1 लाख का 15% निकाला था, बट अब हम लमसम अमाउंट को पे कर रहे हैं। तो ये वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है किसकी, डिबेंचर्स की, जिसकी रीपेमेंट करनी है, जिसका रिडम्पशन करना है। तो 15% किसका, 3 लाख का निकलेगा। 15% कितना हो जाएगा, 45,000। तो कंपनी ने डीआरआर बनाया 30,000 का और डीआरआई बना दिया 45,000 का। अब देखो एंट्री कब करेंगे, जब इनको क्रिएट करेंगे तब इनकी एंट्री हो जाएंगी। लेकिन जब इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन कब करना है, 1 जुलाई 2023 को। तो 1 जुलाई 2023 को सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, सबसे पहले एंट्री होगी किसकी, इस डीआरआई की। देखो जब डीआरआई को क्रिएट किया था, जब डीआरआई को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पर एंट्री क्या बनाई थी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास से पैसा चला गया था। तो एंट्री हमने की थी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब कंपनी 1 जुलाई को अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी उस टाइम पर एंट्री क्या बनाएगी, पैसा मार्केट से लेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। डीआरआई कितनी अमाउंट है, 45,000। कितना शो किया मैंने, 45,000 का। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जब डिबेंचर्स के ऊपर, जब डिबेंचर्स की क्या है, रिडम्पशन करना है, उसकी ड्यू की एंट्री क्या है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर। कितने की रीपेमेंट करनी है, रिडम्पशन कितने का करना है, 3 लाख का रिडम्पशन करना है। हम इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन नहीं कर रहे, मैंने ये 3 लाख नहीं लिखे यहाँ पर, मैंने रिडम्पशन के 3 लाख लिखे यहाँ पर। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट 3 लाख। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगी 3 लाख पे कर दी। ये लमसम अमाउंट पे कर दी किसको, डिबेंचर्स होल्डर को। कब, जब कंपनी की ड्यू डेट आ गई थी किसकी, डिबेंचर्स की रिडम्पशन की। अब देखो, अब सारा रोला इसका है, सारा रोला किसका है, सारा रोला इसका है। डिबेंचर्स डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, मैंने क्या किया, पूरे 30,000 को, डीआरआर कितने का क्रिएट किया था, डीआरआर क्रिएट किया था 30,000 का, और मैंने यहाँ से इस 30,000 को टोटली डीआरआर को जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्वेश्चन सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि डीआरआर टोटल सारा डीआरआर जर्नल रिजर्व में नहीं जाएगा। उस टाइम पर क्या थी, उस टाइम पर सिचुएशन अलग थी। तब हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे। इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला मेथड नेक्स्ट होगा। पहला हम लमसम मेथड देखते हैं। अगर डिबेंचर्स का लमसम मेथड है, यानी डिबेंचर्स की टोटल अमाउंट एक साथ रीपेमेंट करेगी, तो जितना भी डीआरआर क्रिएट किया था, देखो अमाउंट की पेमेंट कर दी, अमाउंट की पेमेंट कर दी डिबेंचर्स होल्डर को, तो जितना भी डीआरआर क्रिएट किया था टोटल डीआरआर को उठाएंगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, इस 30,000 को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र। कैसे निकला था 30,000, देखो निकाला था किसका, 3 लाख का।
इधर भी दिखा दिया मैंने, 3 लाख का 10% क्या क्रिएट किया है, DRR क्रिएट किया था। ये अपना पहला मेथड है किसका, डिबेंचर्स के रिडम्पशन का पहला मेथड है, जब लमसम अमाउंट पे करते हैं, किनको, डिबेंचर्स होल्डर को। कब, डिबेंचर्स के जब ड्यू डेट आती है, जब डिबेंचर्स के रिडम्पशन की ड्यू डेट आती है उस दिन डिबेंचर्स की टोटल अमाउंट डिबेंचर्स होल्डर को देते हैं कि ये लो भैया और चलते बनो, हमारा पीछा छोड़ो, एक साथ ले लो सारी पेमेंट। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है इंस्टॉलमेंट का, सेम उस मेथड का, यानी जो सेकंड मेथड अपने पास क्या है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया है। देखो ये जो मैं डाटा दे रही हूँ ना आपको, ये डाटा मैंने आपको पहले भी लिखवाए हैं। तो क्या है, उस टाइम पर इंस्टॉलमेंट लिखी थी, इधर तो 3 लाख एक साथ पे कर दिए, वहाँ पर मैंने 1 जुलाई 2023 को 1 लाख रुपए पे किए थे, 1 जुलाई 2024 को फिर से 1 लाख रुपए पे किए थे, 1 जुलाई 2025 को फिर से 1 लाख रुपए पे किए थे। उसमें क्या है, सभी एंट्री सेम होंगी, ये सारी एंट्री सेम होंगी। जहाँ पर 3 लाख है ना, यहाँ 1-1 लाख आ जाएंगी, वो हम देखते हैं अभी, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे हम। सेकंड मेथड अपने पास है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट, यानी डिबेंचर्स का रिडम्पशन किस में करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है। ये मैंने आपको सेम एग्जाम्पल पहले करवा दिया है पूरी प्रोसेस, लेकिन ये मेथड का एक पार्ट है, यानी ये पेमेंट करने का एक मेथड है, तो ये बताना कंपलसरी है। ऐसे तो मैं बोल सकती थी कि मैंने सेकंड मेथड को पहले करा दिया, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता कि कौन सा मेथड कहाँ करवा दिया। देखो पहला हमने देखा था कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लमसम अमाउंट का पेमेंट किया था, दूसरे में हम लमसम अमाउंट का पेमेंट नहीं कर रहे, बल्कि इसको कहाँ पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, इस 3 लाख को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखो 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स इशू किए थे 3 लाख रुपए के, 1 जुलाई 2023 को इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। और कैसे करना है, लमसम अमाउंट में नहीं करना बल्कि इंस्टॉलमेंट में करना है। 1 जुलाई 2023 को 1 लाख रुपए पे करने हैं, 1 जुलाई 2024 को 1 लाख रुपए पे करने हैं, 1 जुलाई 2025 को नेक्स्ट 1 लाख रुपए पे करने हैं। यानी 3 साल में इन 3 लाख की डिबेंचर्स की क्या कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे। अब देखो कंपनी चाहे डिबेंचर्स की रीपेमेंट लमसम कर रही हो, चाहे कंपनी डिबेंचर्स की रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रही हो, देखो DRR और DRI तो बनाना पड़ेगा, DRR और DRI तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं DRR की रेट कितनी होती है, 10%। DRR किसका निकलता है, DRR कंपनी के जो कंपनी के जो क्या है डिबेंचर्स हैं, कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर निकलता है। DRR 10% कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है। तो 10% 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। ये DRR कब बनाते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स का जिस दिन वाइंड अप होना है उस वाइंड अप की डेट से जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगा, उस 31 मार्च को क्या बनाना है, DRR बनाना है। तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को क्या बना दिया, DRR बना दिया। जब DRR बनाया तो DRR की एंट्री करेंगे, बाद में देखते हैं। फिर क्या है, अपने को DRI क्रिएट करना है। DRI की रेट क्या है, 15%। DRI किसके ऊपर निकलता है, 15% किसका निकलेगा, कंपनी के वो डिबेंचर्स जो आउटस्टैंडिंग है और जिनका रिडम्पशन करना है। तो एट प्रेजेंट कितने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, सिर्फ 1 लाख का। तो 1 लाख का 15% निकालेंगे, अमाउंट आएगी 15,000 रुपये। ये DRI कब क्रिएट करते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स का जिस दिन रिडम्पशन करना है उसके जस्ट पहले की जो 30 अप्रैल होगी, उसके जस्ट पहले की जो 30 अप्रैल होगी, उस 30 अप्रैल 2023 को क्या क्रिएट करेंगे, DRI क्रिएट करेंगे। अब देखो एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री यहाँ से एंट्री स्टार्ट नहीं होंगी कि भाई बस ड्यू कर दी, पेमेंट कर दी। सबसे पहले डिबेंचर्स को क्या करेंगे, इशू करेंगे। सबसे पहले डिबेंचर्स के इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, जितने भी परसेंट डिबेंचर्स हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। फिर लिखेंगे 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कहने का मतलब है डिबेंचर्स के इशू करने की जितनी भी एंट्री है वो करेंगे हम। फिर क्या करेंगे,
जिस साल डिबेंचर्स को रिडम्पशन करना है, जिस साल डिबेंचर्स को रिडम्पशन करना है उससे ठीक पहले की जो 31 मार्च आएगी, 1 जुलाई 2023 को रिडम्पशन करना है, इससे ठीक पहले की 31 मार्च कब होगी? 31 मार्च 2023 को। तो 31 मार्च 2023 को DRR की एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। अब देखो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट लिखा है, अगर ये अमाउंट यहाँ नहीं होती, मान लो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में उस साल लॉस शो हो रहा था, कहाँ से इस DRR को कहाँ से क्रिएट करेंगे, कहाँ से DRR बनाएंगे, रिजर्व कहाँ से बनाएंगे? मैंने एक सीक्वेंस बताई थी, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, दूसरा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और तीसरा क्या दे रखा था? जनरल रिजर्व से इस DRR को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी के डिबेंचर्स की रिडम्पशन की डेट के ठीक पहले की 30 अप्रैल को क्या बनाएंगे? DRI बनाएंगे। उसकी एंट्री देखो, तो ठीक पहले कब? 30 अप्रैल को DRI की एंट्री क्या होगी? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। DRI की अमाउंट कितनी है? 15,000। देखो बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने कम से कम 5 बार बता दी इसकी कैलकुलेशन करना। तो अब उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों। अब क्या है, अब कंपनी का वाइंड अप होगा 1 जुलाई 2023 को। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे? मार्केट से इस डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को उठा लाएंगे कंपनी में। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट 15,000। अब क्या है, अब डिबेंचर्स होल्डर को जितनी अमाउंट पे करनी है उस अमाउंट को ड्यू करेंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर, कितनी अमाउंट पे करनी है? फर्स्ट ईयर में सिर्फ 1 लाख की पेमेंट करनी है। फिर क्या है, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर्स होल्डर को 1 लाख की क्या कर दी? पेमेंट कर दी, पहली इंस्टॉलमेंट को क्लियर कर दिया। अब पहली इंस्टॉलमेंट क्लियर करते ही ये देखेंगे कि जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। देखो DRR का सारा पैसा कहाँ जाता है? DRR का सारा पैसा जनरल रिजर्व में जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर टोटल कंप्लीट क्यों नहीं जाएगा? लास्ट मेथड में जो लमसम मेथड था, मैंने उसमें यहाँ से DRR को उठाया, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 30,000 कर दिया था। मैंने यहाँ पर 10,000 क्यों किया? क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 लाख रुपए की रिपेमेंट हुआ अब तक। तो ये जो 30,000 रुपये का जो DRR बना है, ये टोटल 3 लाख के ऊपर बना है, लेकिन हमें सिर्फ किसका निकालना है? इस 1 लाख का निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 लाख सिर्फ इसकी पेमेंट की है। 1 लाख, 3 लाख में 1 लाख का कितना परसेंटेज है? 3 लाख में 1 लाख का कितना परसेंटेज है? 1 लाख बटा 3 लाख गुना 100 करके निकाला, तो 33 से 1/3% क्या निकली है? यानी ये अमाउंट, इस अमाउंट का कितना परसेंटेज है? 1 लाख 3 लाख का कितना परसेंटेज है? 33 से 1/3% है। यानी इस DRR में 33 से 1/3% इस बार इस इंस्टॉलमेंट के जस्ट बाद में DRR में चला जाएगा। तो टोटल DRR कितने का क्रिएट था? 30,000 का। 30,000 में से 33 से 1/33% कितना हुआ? 10,000। इस 30,000 में से 10,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा, सेम ऐसे ही क्रिएट करेंगे, उसमें भी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व करेंगे और सेम अमाउंट 10,000 वहाँ पर भी करेंगे। ऐसा ही फाइनल ईयर के अंदर करेंगे और डिबेंचर्स की तीनों इंस्टॉलमेंट की क्या कर देंगे? अपन रीपेमेंट कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट मेथड क्या है? जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को बाई बैक कर लेती है, जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को बाई बैक कर लेती है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। थर्ड मेथड है अपने पास परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट, यानी कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से क्या कर लेती है? परचेज कर लेती है। देखो डिबेंचर्स, देखो परचेज करने का मतलब क्या है? कंपनी ने क्या कर रखे हैं? कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं। कंपनी उन डिबेंचर्स को क्या कर रही है? वापस कर रही है। वापस कर रही है तो कंपनी सामने वाले पर्सन को क्या करेगी? पैसा देगी और अपने ही डिबेंचर्स को क्या कर लेगी? बाई बैक कर लेगी, वापस खरीद लेगी। देखो डिबेंचर्स इशू के टाइम पर ये मेंशन होना चाहिए कि उन डिबेंचर्स का बाई बैक किया जा सकता है या नहीं। यानी जब डिबेंचर्स को इशू किया था उस टाइम पर, उस डिबेंचर्स के इशू करने पर उसमें नीचे शो कर देना चाहिए था कि हम इन डिबेंचर्स को बाई बैक भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं।
तो अगर कंपनी के जब डिबेंचर्स को इशू किया उस टाइम पर अगर इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि कंपनी के डिबेंचर्स को वापस से परचेज किया जा सकता है, बाई बैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं मेंशन होगा तो कंपनी के डिबेंचर्स को बाई बैक नहीं कर सकते। देखो इस टाइम पर क्या है, 2-3 टॉपिक ध्यान रखने हैं आपको, 2-3 पॉइंट। एक तो कंपनी के पास सफिशिएंट DRR होना चाहिए। कंपनी अपने डिबेंचर्स को बाई बैक कर रही है, कंपनी अपने डिबेंचर्स को वापस से परचेज कर रही है। अगर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है, बाई बैक कर रही है, तो सामने वाले पर्सन को पेमेंट भी तो करनी होगी। तो उसके लिए कंपनी के पास सफिशिएंट DRR होना चाहिए, यानी कंपनी के पास पहले से रिजर्व क्रिएट होगा, तभी तो कंपनी क्या कर पाएगी, उन डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर पाएगी, उन डिबेंचर्स को परचेज करके उनकी पेमेंट कर देगी। दूसरा, अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन में DRR, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को बाई बैक कर रही है, तो क्वेश्चन में DRR और DRI क्रिएट करने के लिए जब तक स्पेशली नहीं बोला जाएगा तब तक इन दोनों रिजर्व को क्रिएट नहीं करेंगे। ना तो DRR क्रिएट करेंगे और ना ही डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेंगे। इसकी रेट 10% है और इसकी रेट 15% है। तो देखो लिखा है DRR और DRI नहीं बनाएंगे जब तक स्पेशली क्वेश्चन में ना बोला गया हो, तब तक क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो, जब कंपनी अपने शेयर्स को अपने डिबेंचर्स को बाई बैक करती है, तो बाई बैक के बाद कंपनी के पास में 2 ऑप्शन हैं। कंपनी के पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो उन डिबेंचर्स को परचेज करके बाई बैक करके कैंसिल कर दे, या फिर कंपनी उन डिबेंचर्स को बाई बैक करके कैंसिल नहीं करती है बल्कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पास रख लेती है। क्योंकि कंपनी ने सामने वाले पर्सन को पे किया है पैसा, कंपनी ने सामने वाले पर्सन को पे करके उन डिबेंचर्स को वापस से परचेज किए हैं, तो कंपनी उनको एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रखती है उन डिबेंचर्स को। और पहला पॉइंट बोलता है कि उन डिबेंचर्स को बाई बैक किया और कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल। देखो एंट्री क्या हुई, या तो कैंसिल कर दो या इन्वेस्टमेंट के जैसे कंपनी अपने पास रख लेगी। अगर उन डिबेंचर्स को बाई बैक करके कैंसिल कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? परचेज ऑन डिबेंचर्स। उन डिबेंचर्स को पहले परचेज करेंगे तो परचेज करने की एंट्री होगी ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी डिबेंचर्स को मार्केट से बाई बैक कर रही है, परचेज कर रही है, तो मार्केट वैल्यू से तो कम वैल्यू पर ही परचेज करेगी। कंपनी को अपना कुछ मुनाफा दिख रहा है, इसलिए कंपनी उन डिबेंचर्स को बाई बैक कर रही है। 100 रुपये के डिबेंचर्स को कंपनी ने 90 रुपये में परचेज कर लिया। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90 रुपये। अब क्या कर रही है? अब कंपनी उसको कैंसिल कर रही है। अब कंपनी इन जो डिबेंचर्स बाई बैक किए थे उनको कैंसिल कर रही है। एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट की अमाउंट कितनी थी? 90 रुपये। ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी थी? 90 रुपये। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। 100 रुपये के डिबेंचर्स को 90 रुपये में परचेज कर लिया। कंपनी को 10 रुपये का क्या हो गया? कंपनी को 10 रुपये का हो गया प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट, और कहाँ जाएगा? कंपनी के कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये ध्यान रखना है। कंपनी जब अपने शेयर्स को बाई बैक करती है और बाई बैक करने के बाद उन शेयर को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। कैंसिल करने से अगर प्रॉफिट अराइज होता है, प्रॉफिट अराइज होगा तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। और वो कहाँ शो करेंगे? वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को बाई बैक तो करती है लेकिन उनको कैंसिल नहीं करती बल्कि एज ए इन्वेस्टमेंट उनको अपने पास रख लेती है। एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री होगी जब डिबेंचर्स को बाई बैक करेंगे, परचेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स। देखो पहले क्या किया था? ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अब क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी इन डिबेंचर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रख रही है। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितने में परचेज किया? कंपनी ने 90 रुपीज़ में परचेज किया है, यानी पर डिबेंचर्स 90 रुपीज़ में परचेज किया। मैंने मान लिया है कि एक डिबेंचर्स की 100 रुपये की वैल्यू है और 90 रुपये कंपनी ने बाई बैक में, मतलब बाई बैक कर लिया, परचेज कर लिया 90 रुपये में। अब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्या करेगी? अब कंपनी इन डिबेंचर्स को क्या करेगी? अपने पास रखे। एक इन्वेस्टमेंट है कंपनी की। कंपनी अगर इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे तो, अगर सेल करेगी तो अमाउंट रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट। देखो अमाउंट कितनी थी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स में 90 रुपी, यहाँ भी है 90 रुपी। अमाउंट कितना रिसीव हुआ जब इस इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने सेल कर दिया। इन डिबेंचर्स को कंपनी ने इन्वेस्टमेंट माना था अपनी, और कंपनी अब इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही है, अमाउंट रिसीव कर रही है 100 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये। इन्वेस्ट इन ओन डिबेंचर्स, कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया था उसमें, कंपनी ने 90 रुपये लगाकर परचेज किया था उनको। तो अब क्या हो गया, अब कंपनी को हो गया प्रॉफिट। अब कंपनी का ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट है? अब कंपनी का ये प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये 10 रुपये क्या है, ये 10 रुपये कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ जाते हैं? कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये रेवेन्यू प्रॉफिट है 10 रुपये, इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, इनकम साइड में। अगर कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को बाई बैक करती है और बाई बैक करके कैंसिल कर देती है, उस टाइम अगर कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को बाई बैक करती है और उनको एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रख लेती है और इन फ्यूचर डेट पर उस इन्वेस्टमेंट का अगर कंपनी सेल करती है मार्केट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट रिसीव होती है 100 रुपये। अगर यहाँ से कोई प्रॉफिट रेज होता है तो उस प्रॉफिट को क्या मानते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं और उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये है अपना तीसरा मेथड। अब लास्ट फोर्थ मेथड क्या है? फोर्थ मेथड है जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देती है। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देती है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड अपने पास बाय कन्वर्जन इनटू शेयर, यानी कंपनी के डिबेंचर्स की जब ड्यू डेट आती है, यानी जब कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, उस दिन रिडम्पशन के दिन कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देती है। और कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किस टाइम पीरियड में कर सकती है, मैंने आपको 2 बार बता दिया अब तक। एक कंपनी जब भी अपने डिबेंचर्स का इशू करती है, इशू की डेट से लेकर के 18 महीने से लेकर के 36 महीने तक एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। इशू के डेट से जब 18 महीने कंप्लीट हो जाएं, इशू डेट को जब 18 मंथ कंप्लीट हो जाएं, 18 मंथ, उस दिन से वो क्या कर सकती है, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। और कब तक? जब तक 36 महीने ना हो जाएं, यानी 18 से 36 महीने के अंदर अंदर एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। अब देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को ही शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ऐसे डिबेंचर्स जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कंपनी के बोलने पर भी, क्वेश्चन में मेंशन करने पर भी उनको हम शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कंपनी के जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उन्हीं डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल है, एक कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, ईच डिबेंचर्स की वैल्यू 10 रुपये की है, यानी टोटल डिबेंचर्स कितने के हो गए, 1 लाख के हो गए। कंपनी क्या करती है, कंपनी डिबेंचर्स के रिडम्पशन की जो ड्यू डेट आती है, उस दिन कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेती है और पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपीज़। अब देखो कि 200 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू है, तो कितने शेयर अलॉट होते हैं किसको, उस डिबेंचर्स होल्डर को जिस डिबेंचर्स होल्डर के डिबेंचर्स शेयर में कन्वर्ट कर दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिबेंचर्स की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर्स के इशू करने की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 इंटू में 10 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, इसी 1 लाख को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उस कंपनी के अंदर कितने अमाउंट के डिबेंचर्स हैं, 1 लाख के डिबेंचर्स हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी ड्यू डेट पर, यानी कंपनी इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन की डेट पर क्या कर देती है, इनको शेयर में कन्वर्ट कर देती है। एट द डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन रिडम्पशन की डेट आई तो उस दिन इसकी पेमेंट करनी थी,
ड्यू की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर 1 लाख। अब कंपनी बोलती है रुको रुको डिबेंचर्स होल्डर, हम आपको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे और आप कंपनी के क्या बन जाओगे। अब शेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप कंपनी के ओनर बन जाओगे, आप कंपनी के ओनर बन जाओगे, वोटिंग पावर होगी आपके पास। तो डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट इधर क्या करते थे, बैंक अकाउंट। अगर कंपनी इसकी पेमेंट कर देती तो एंट्री क्या करते, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन कंपनी ने पेमेंट नहीं करी कैश में, बल्कि कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए, किसको, उस डिबेंचर्स होल्डर को। तो डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के हैं, 1 लाख रुपए के बेस में। अब देखो कितने शेयर हैं, देखो 1 लाख रुपए पे करने थे, किसको, इस डिबेंचर को 1 लाख रुपए पे करने थे। 1 लाख रुपए में पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये। पर शेयर की वैल्यू 200 रुपये है, तो टोटल कितने शेयर उस पर्सन को अलॉट किए हैं, उस पर्सन को टोटल 500 शेयर अलॉट किए हैं, उस पर्सन को टोटल 500 शेयर अलॉट कर दिए। अब ये पर्सन जो पहले डिबेंचर्स होल्डर था, अब ये बन गया शेयर होल्डर। अब ये कंपनी का क्या है, अब ये कंपनी का ओनर है, कंपनी के क्या है, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके पास वोटिंग राइट है। यानी शेयर होल्डर के पास जितने राइट हैं वो इस पर्सन के पास भी होंगे, क्योंकि अब ये कंपनी का डिबेंचर्स होल्डर नहीं है बल्कि कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है। देखो इधर मैंने नीचे शो किया था कि 1 लाख रुपए, आप बोलोगे कि शो कर दिया आपने तो यहाँ से देख करके, नहीं ऐसा नहीं है। 500 शेयर निकले, उस पर्सन को 500 शेयर मिले हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये। एक शेयर की वैल्यू 200 रुपये है, 500 इंटू में 200 कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो ये क्या है, ये कंपनी के डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने के मेथड थे। क्या मेथड थे, या तो लमसम अमाउंट पेमेंट कर दो एक साथ, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो, या फिर कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को बाई बैक कर लेगी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को, कौन से डिबेंचर्स, सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी। इस तरीके से एक कंपनी अपने डिबेंचर्स होल्डर का क्या करती है, अपने डिबेंचर्स होल्डर की ड्यू डेट के ऊपर क्या करती है, रीपेमेंट करती है उसकी अमाउंट की, यानी उस लॉन्ग टर्म लोन की, उस डिबेंचर्स की अमाउंट की क्या कर देती है, रीपेमेंट कर देती है। अब अपना चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा हो गया। मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ में प्रैक्टिकल भी कराए हैं ताकि अच्छे से समझ आए। अब क्या है, अब कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उनके रिडम्पशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कंपनी के जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होता है, कैसे क्या करते हैं वो देखते हैं। देखो अब देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़, यानी एक डिबेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। 100 रुपये के डिबेंचर्स को 100 रुपये पर ही क्या कर दिया, इशू कर दिया, यानी डिबेंचर्स को एट पार पर इशू किया गया है और उसका रिडम्पशन किया गया है एट प्रीमियम। 100 रुपये के डिबेंचर्स को 100 रुपये में इशू कर दिया, लेकिन उसको रिडीम्पशन कितने पे किया गया है, प्रीमियम पे किया है। 100 रुपये के डिबेंचर्स को 105 रुपये पर रिडीम किया गया है। अब देखो इशू की एंट्री क्या है, एंट्री फॉर इशू और एंट्री फॉर रिडम्पशन। देखो इशू के टाइम पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स। जब डिबेंचर्स को इशू किया तो कितनी अमाउंट इश्यू हुई थी, 100 रुपये। कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी, 100 रुपये रिसीव हुई थी। अब देखो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितनी थी अमाउंट, 100 रुपये, मैंने यहाँ पर लिख दी 100 रुपये। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये लॉस कहाँ से आ गया, जब इशू 100 रुपये पे किया है और 100 रुपये का ही डिबेंचर्स था, तो ये 5 रुपये का लॉस कहाँ से आ गया। ये 5 रुपये तो यहाँ एक्सेस हैं, पर यहाँ क्यों शो कर रहे हैं, ये तो रिडम्पशन के टाइम पर हैं, हमने इनको इशू के टाइम पर क्यों एंट्री की है। देखो आपने एक अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं उस टाइम पर मैंने आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल करवा रखे हैं। उसमें एक प्रिंसिपल कौन सा था, एक प्रिंसिपल है प्रूडेंस कंसेप्ट, यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये प्रोविज़न बोलता है कि नियर फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉस हैं उनको आज ही इनकर कर लो, लेकिन नियर फ्यूचर में होने वाली इनकम को क्या कर दो, इग्नोर करो। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि न्यूचर यानी रूढ़िवादिता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत बोलता है कि नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही इनकर करो,
लेकिन नियर फ्यूचर में होने वाली जितनी भी इनकम है उनको आज कंसीडर नहीं करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे। तो अगर डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं, 100 रुपये का लोन लिया था और उसके ऊपर 105 रुपये पे कर रहे हैं, यानी 100 रुपये के लोन के बदले सामने वाले पर्सन को 100 रुपये प्लस 5 रुपये दे रहे हैं, तो कंपनी का 5 रुपये का क्या है, लॉस है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इन फ्यूचर होने वाले लॉस हैं उनको क्या है, कंपनी ने आज ही कंसीडर कर लिया। तो ये जो 5 रुपये दिखाए गए हैं इस लॉस के दिखाए गए हैं, किस कंसेप्ट के थ्रू, प्रूडेंस कंसेप्ट के थ्रू, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के थ्रू। जो लॉस होने वाला है इन फ्यूचर में उसके लॉस को आज ही कंसीडर कर लेंगे। एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये। देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना, 5 रुपये। टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़ और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये 5 रुपये किसके थे, ये 5 रुपये हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे उस टाइम पर जो 5 रुपये प्रीमियम के पे कर रहे हैं वो कंपनी आज ही अपना लॉस कंसीडर कर रही है। तो ये एंट्री होगी जब कंपनी के डिबेंचर्स का इशू किया जाएगा। उसके बाद क्या है, जब कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट। अगर ये तामझाम ना होता, अगर ये रिडम्पशन नहीं होता है तो एंट्री क्या करते, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर और डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन क्या दे दिया, क्वेश्चन में तामझाम दे दिया, 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। 5 रुपये कंपनी क्या बोल रही है, 100 रुपये के डिबेंचर्स को मैं 105 के ऊपर रिडीम कर रही हूँ। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 100 रुपी। देखो डिबेंचर्स कितने का है, डिबेंचर्स 100 रुपये का ही है। प्रीमियम कितना पे कर रही है उसके ऊपर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपये प्रीमियम पे कर रही है। और ये टोटल 105 रुपये किसके अकाउंट में जाएंगे, डिबेंचर्स होल्डर के अकाउंट में जाएंगे। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 105 रुपये। मैंने आपको एक ऐसा केस करवाया है क्वेश्चन के अंदर, मतलब कंपनी जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है तो मैंने एक सिचुएशन उठाई है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को पार के ऊपर, पार वैल्यू के ऊपर इशू कर रही है। देखो पार वैल्यू के ऊपर क्या कर रही है, इशू कर रही है और उसको प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन कर रही है। ऐसे कम से कम 6 से 7 केस बनते हैं। पहला केस क्या बन सकता है कि कंपनी पार वैल्यू पर इशू करती है, पार वैल्यू पर ही रिडम्पशन कर लेती है। कंपनी प्रीमियम के ऊपर इशू करती है, प्रीमियम के ऊपर ही रिडम्पशन करती है। कंपनी पार वैल्यू पर इशू करती है, प्रीमियम पर रिडम्पशन करती है। कंपनी प्रीमियम पर तो रिडम्पशन इशू करती है लेकिन पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर तो इशू करती है लेकिन पार वैल्यू पर क्या कर लेती है, रिडम्पशन कर लेती है। या फिर क्या है, इशू तो करती है डिस्काउंट प्राइस पर और उनको रिडम्पशन करती है प्रीमियम पर। तो ऐसे करके 5 से 6 केस बनते हैं। उन केस को आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। अगर सोल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको 6 या 7 केस जितने भी हैं उन सभी को सोल्व करके एक अलग सी वीडियो डाल दूंगी। अब ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जितना हो सकता था मैंने इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट कंप्लीट करा दिया, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी जो पीजीटी लेवल के अंदर जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। यानी ये 6 से 7 मेथड आप देख लेना जितने भी बनते हैं ये, कि कंपनी इशू पर डिबेंचर्स को, कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है पार पर, रिडम्पशन कर रही है प्रीमियम पर, इशू कर रही है प्रीमियम पर, रिडम्पशन कर रही है प्रीमियम पर, इशू कर रही है डिस्काउंट पर, रिडम्पशन कर रही है प्रीमियम पर। इस तरीके के 6 से 7 केस बनते हैं। समझ आ जाए तो ठीक है, आपके उस बुक में से जो भी बुक आप प्रेफर करते हो। नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सारे सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगी। अपना ये चैप्टर यहाँ होता है फिनिश। थैंक यू।